पलामाऊ। पलामाऊ क्या है? पलामाऊ एक 1800 से लेकर 1802 तक चला हुआ एक अपराइजिंग है, एक रिवोल्ट है। 1800 में क्या हुआ था कि भूकान सिंह करके एक छेरा चीफ था, वो विद्रोह में शामिल हुआ। भूकान सिंह, कॉलोनल जॉन्स ने पलामाऊ में 2 साल तक के लिए कैंप रख रखा था। तो इसने कॉलोनल जोन्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, उन्होंने पलामाऊ और सरगुजा में रिबेलन को रोकने की बहुत कोशिश करी 2 साल तक। और यहाँ पर भी इन्होंने भूकान सिंह जो था, उनकी मृत्यु हो गई 1802 में। और इनकी मृत्यु के साथ ही ये जो पूरा अपराइजिंग था ये जो था ये कम हो गया। ये हुआ था इसलिए क्योंकि लैंडलॉर्डिज्म के ऊपर, क्योंकि लैंडलॉर्ड का जो खत्म हो चुका था सिस्टम ब्रिटिश के आते ही, और जो फ्यूडल सिस्टम आ चुका था, इस वजह से अपराइजिंग हुई थी पलामाऊ में। तो अपराइजिंग जो पलामाऊ में हुई थी वो भूकान सिंह इसमें एक लीडर शामिल थे, और कॉलोनल जॉन्स ने यहाँ पर इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया, अपराइजिंग को दबा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तो इधर हमें याद रखना है नाम भूकान सिंह। उसके बाद यहाँ पे पॉलीगर रिवोल्ट। ये पॉलीगर रिवोल्ट जो है ये सबसे बड़ा रिवोल्ट है और ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम आराम से समझेंगे। तो द पॉलीगर, या फिर जिसको हम बोलते हैं पलायक करारगल भी बोलते हैं, पॉलीगर साउथ इंडिया में है। इन्होंने ब्रिटिश को बहुत तगड़ी ही एक रुकावट बने रहे ब्रिटिश के कामों के लिए। 1795 से लेके 1805 तक इनका विद्रोह चला। इनके मेन सेंटर जो थे वो थे तिन्नेवली जो है वो, रामनाथापुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुराई एंड नॉर्थ आरकोट। ठीक है, तो ये इनके मेन सेंटर थे, तिनेवल्ली, रामनाथापुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुराई और नॉर्थ आरकोट। ये जो प्रॉब्लम थी ये स्टार्ट हुई थी 1781 से। 1781 से कैसे स्टार्ट हुई? जब नवाब ऑफ आरकोट जो थे, आरकोट के नवाब को तिनेवल्ली और कर्नाटक दोनों ही कंट्रोल करने के लिए दे दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप नवाब ऑफ आरकोट जो है वो हमारे लिए है। ठीक है, तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ चुका था कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था तिनावल्ली और कर्नाटका प्रोविंसेस। ये जो अरेंजमेंट है इसने बहुत ही हफड़ा तफड़ी मचाई पॉलीगर्स के अंदर कि ऐसे कैसे तिनावल्ली और कर्नाटका जो हमारे मेन सेंटर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, क्योंकि वो सोवर्ण अपने आप में सोवर्ण इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। तो जो पहला रिवोल्ट हुआ था पॉलीगर्स ने करा था अगेंस्ट द कंपनी वाज बेसिकली ओवर द टैक्सेशन के ऊपर था कि इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, और उनका जो एक डोमिनेटिंग नेचर है इंग्लिश का, उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, इंग्लिश ने पॉलीगर्स को दुश्मन समझा। ठीक है, और फिर लड़ाई शुरू करी। इसमें से एक बहुत बड़े लीडर हैं जिसका नाम है कट्टाबोमन नायकन। ठीक है, कट्टाबोमन नायकन जो है वो पॉलीगर है पंजालन कुरुची के। तो उन्होंने ये लीडरशिप ली 1795 से लेके 1799 तक, 4 साल तक उन्होंने लीडरशिप ली। और बैटल करने के बाद भी वो इन्होंने क्या करा, लड़ाई तो करी। ठीक है, लड़ाई करने के बाद ये भले ही आगे चल के हार गए, लेकिन इन्होंने उससे पहले बहुत सारी जो फोर्सेस थी ब्रिटिश की उसको हराया। ठीक है, कट्टाबोमन ने इन्होंने हराया। और बल्कि कट्टाबोमन एक ऐसा इंसान था जिसने ब्रिटिश की नाक में इतना दम करा हुआ था कि उस पे प्राइज भी घोषित कर दिया गया कि जो कट्टाबोमन का सर लेकर आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो कट्टाबोमन नायकन बहुत ही जाने माने हस्तियां है व्हेन इट कम्स टू पॉलीगर रिवोल्ट। ठीक है, सो दिस लेड टू ग्रेट रेबेलियन बाय द पॉलीगर्स। इसमें बहुत ज्यादा विद्रोह करा पॉलीगर्स ने, और धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी फोर्सेस ने फाइनली कट्टाबोमन को डिफीट कर दिया, कट्टाबोमन को हरा दिया। अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो कट्टाबोमन जो थे वो पुड्डुकोट्टई फॉरेस्ट में जाकर छुप गए। ठीक है, पुड्डुकोट्टई में जाकर जो छुपे। और इसमें वंस अ बिट्रेयल दिस टाइम बाय एटप्पन द राजा ऑफ पुड्डुकोट्टई who entered into an agreement with the British led to the capture of कट्टाबोमन। अब कट्टाबोमन जब पुड्डुकोट्टई फॉरेस्ट में जाकर छुप गए तो यहाँ पर जो राजा ऑफ पुड्डुकोट्टई थे जिसका नाम था इटप्पन, तो उन्होंने एग्रीमेंट करा ब्रिटिश के साथ कि वो कट्टाबोमन को उठा के लेकर आए। तो कट्टाबोमन को हैंग कर दिया गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया एक जगह पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो था
उनके क्लोज एसोसिएट जो थे सुब्रमण्यम पिल्लई, उनको भी फांसी पर चढ़ाया गया, और सौंदर्य पांड्यन जो थे उनको भी बहुत बुरी तरह मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पलायम जो थे, पलायम ऑफ पंजालन कुरुची and the states of 5 other polygars who had joined the rebellion were confiscated and the prominent polygars executed और sent to jail। मतलब यहाँ पर रेबेलन जो था, जो क्रांति थी, उसको दबाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर यही चीज़ था, जो भी इस चीज़ में शामिल थे या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अभी तक ये जो फर्स्ट फेज में हमने ये चीज़ पढ़ी, यहाँ पे पॉलीगर रिवोल्ट जो है पलायक करागल साउथ इंडिया में, इन्होंने एक बहुत बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस दिया ब्रिटिश को। उसके बाद यहाँ पे मेन सेंटर्स के बारे में बात की, और उसके बाद हमने नवाब ऑफ आरकोट जो था, जब तेनावल्ली और कर्नाटक को ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में दे दिया, तो पॉलीगर्स जो थे वो टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने विद्रोह करना शुरू करा। इसी बीच एक बहुत फेमस नाम है कट्टा बोमन नायकन, जिसने बहुत ही कंपनी फोर्सेस को हराया भी, लेकिन बाद में वो जो थे हार कर वो पुडुकोट्टई फॉरेस्ट में चले गए, और वहाँ पर जो राजा थे पुडुकोट्टई के इटापन, उन्होंने कट्टा बोमन को खोजने में ब्रिटिश की मदद करी और उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। सुब्रमण्यम पिल्लई को भी और सौंदर्य पांड्यन को भी बहुत बुरी तरह मारा गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड फेज आता है इसका, इसी में पॉलीगर रिवोल्ट में जब हम सेकंड फेज के बारे में बात करते हैं, तो ये जो था ये बहुत खतरनाक था, फर्स्ट फेज से ज़्यादा ही खतरनाक था जो पहले हुआ था। ये 1801 में फरवरी में शुरू हुआ, जब पॉलीगर को जेल में डाला गया कुछ पॉलीगर्स को जेल में डाला गया इन दी फोर्ट ऑफ पलमकोटा नाम का एक फोर्ट है, किला है, वहां पर जेल में पॉलीगर्स को डाला गया। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, जो पॉलीगर्स जो कि जेल में पड़े हुए थे पलाकोटा के, ये लोग क्या हुए, ये लोग भाग गए वहां से। ठीक है, जब ये लोग जेल से वापस आ गए तो उन्होंने रेबल करा, और इनफैक्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया टूटिकोरिन एक जगह है फेमस साउथ इंडिया में, तो वहां पर इन्होंने ये रेबल करना शुरू करा और अपने कंट्रोल में टूटिकोरिन ले लिया। ब्रिटिश फोर्सेस वर सून रीइंफोर्स्ड फ्रॉम दी मालाबार। ब्रिटिश फोर्सेस को भी बहुत रीइंफोर्स्ड फ्रॉम दी मालाबार से भी फोर्सेस को लेके आए सब। ब्रिटिश ने भी मतलब शुरू कर दिया अपना काम। तो जो फ्यूजिटिव्स थे लेड बाय दी ओ मधुराई ब्रदर ऑफ कोटा बोमन who fled to Shivganga in Ramnad joined the rebellion of the Marudus led by the Marudu Pandyan। तो यहाँ पे फेमस नाम आता है सेकंड फेज के अंदर, जो फेमस नाम आता है वो है मराठू पांड्यन। ठीक है, मराठू पांड्यन यहाँ पे है, और ओ मथुराई ये दो नाम इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग रेबेलन करते हैं, लेकिन अक्टूबर 1801 में ये जो सारा रेबेलन होता है ये सप्रेस कर दिया, दबा दिया जाता है। जो किला होता है जो पंजालन कुरुची में जो किला होता है, इट वाज रेज्ड टू द ग्राउंड। रेज मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है पूरी तरह, और ये जो नाम होता है ये भी पूरी तरह नाम जो होता है प्लेस का और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है रिलेटेड वो भी फाड़ दिए जाते हैं। तो बहुत ही वायलेंट होता है ये। मीनवाइल जो नवाब होता है सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी सरेंडर कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चले तो 1803 और 1805 के बीच में क्या होता है, जो नॉर्थ आरकोट के पॉलीगर्स होते हैं वो भी रेबेलन करते हैं, वो भी क्रांति करते हैं, क्योंकि उनको जो उनके अधिकार किस चीज़ का, केवल एक फीस होती है, केवल फीस को कलेक्ट करने का। केवल मतलब होता है किसी चीज़ की देखरेख करना, वॉच रखना। ठीक है, तो वॉच करने का, एक चीज़ की देखरेख करने का फीस जो होता है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। तो इसीलिए ये जो उनको राइट जब उनसे हटा लिया जाता है तो ये क्रांति करते हैं। द रीजन वॉज इन अ लॉलेस कंडीशन पर्टिकुलरली इन द पलायम्स ऑफ दी चित्तूर एंड चंद्रगिरी। तो चित्तूर और चंद्रगिरी के अंदर ये जो पूरा रेबेलन होता है ये बिल्कुल बुरी तरह लॉलेस होता है, मतलब बहुत ही वायलेंट होता है। जो पॉलीगर होते हैं ये धारागुंता who proved most daring and desperate among the insurgent chiefs was joined by the polygars of चारागुल्ला। जो पॉलीगर्स होते हैं ये धारागुंता वो हाथ मिलाते हैं पॉलीगर्स ऑफ चारागुल्ला के साथ, और 1805 तक ये रेबेलन जो होता है लेकिन ये सप्रेस कर दिया, दबा दिया जाता है। बहुत सारे चीफ जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि आप मद्रास में ही रहो, वाइल सम अदर वर ग्रांटेड एन अलाउंस ऑफ 18% रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश को ये रेबेलन दबाने के लिए कुछ लोगों को मद्रास में ठहरने की अनुमति देते हैं और कुछ लोगों को कहते हैं कि हम आपको रेवेन्यू का 18% देंगे, आप शांत हो जाइए।
तो जो पॉलीगर होते हैं जो उसका सप्रेस होता है, तो पॉलीगर जो रेबेलन होता है ये पूरे साउथ इंडिया तक पूरी तरह फैल गया होता है, क्योंकि ये 2 फेज में होता है और बहुत ही वायलेंट तरीके से होता है। लॉलेस कंडीशन होती है, कोई भी लॉ यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि लोग जो होते हैं इतने क्रांतिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोक्लेमेशन दिया था ए सुमुगई शुनमुगई, उन्होंने बताया कि दैट दे बिलीव इन अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल सीकिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ देम। तो यही सब देखने के बाद एक राइटर हैं जो ए शुनमुगई, उन्होंने ये बोला कि अगर मास मूवमेंट हुआ, अगर सब लोग मिलकर अगर वॉयलेंट करें तो क्या, तो ये जो एलियन रूल है ब्रिटिश रूल को हरा सकते हैं आसानी से। तो ये जो पॉलीगर रिवोल्ट है, इसमें हमने फर्स्ट फेज के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर कट्टा बोमन नायकन जो है उन पर हमने बात करी। उसके बाद हमने सेकंड वाले में बात करी यहाँ पर जो पॉलीगर्स ऑफ यथारगुंता, पॉलीगर्स ऑफ छारागल्लू, ये सब नाम इसके अंदर आते हैं। केवल फीस का राइट इनसे ले लिया जाता है, तो इसीलिए सप्रेशन होता है यहाँ पर। मराठू पांड्यन, नवाब मराठू पांड्यन और यहाँ पे ओ मथुराई, ये दोनों फेमस हो जाते हैं नाम, ठीक है। यहाँ पे तो सेकंड फेज जो है वो इसीलिए होता है यहाँ पर, और फर्स्ट फेज हमने बात कर ली। तो यहाँ पर ये जो पॉलीगर रिवोल्ट है ये भी खत्म हो जाता है। उसके बाद अपराइजिंग इन भिवानी के बारे में अगर हम बात करें तो भिवानी एक जगह है, वहाँ पर भी अपराइजिंग होता है। तो यहाँ पर 1809 में भिवानी में अपराइजिंग होता है। बेसिकली यहाँ पर जो हरियाणा के जाट होते हैं वो रेबेलन करते हैं। ये जो जाट होते हैं ये अपने आप को फोर्टिफाइड करते हैं भिवानी के अंदर और अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लेते हैं, ठीक है, और बहुत तगड़ा ही एक रुकावट पैदा करते हैं ब्रिटिश के लिए, ठीक है। सारे आर्म्स होते हैं इनके पास, ठीक है, पूरी ब्रिगेड्स होती है इनकी आर्म्स की, और बहुत ही पावरफुल बैटरिंग रैम होता है इनके पास। वाज रिक्वायर्ड टू सप्रेस दी रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को बंद करने के लिए बहुत ही सारी ब्रिगेड, बहुत सारी आर्म्स, बहुत सारी पावर। दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी हार्श कंडीशन थी, बुरी कंडीशंस जो वो लगाते थे त्रावणकोर की स्टेट में, तो उसके ऊपर ही रिवोल्ट हुआ था। इन्होंने क्या करा, सब्सिडरी अलायंस बनाने की कोशिश करी त्रावणकोर के ऊपर वेलेस्ली के अंदर। वेलेस्ली जो है, वेलेस्ली गवर्नर जनरल था इस टाइम पे 1805 में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा सब्सिडरी अलायंस जो है वो ये गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, इस पॉलिसी गलत है, तो ये लोग जो थे वेलुथम्पी में जो लोग थे वो रिवोल्ट करने के लिए शुरू हो गए। जो भी रूलर था वहाँ का त्रावणकोर का, उसने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडरी अलायंस का बेसिकली मतलब यही होता था कि वो अपने ट्रूप्स, इंग्लिश लोग जो हैं वो अपने ट्रूप्स को रूलर की सेफ्टी के लिए भेजेंगे, लेकिन उसका खर्चा पानी जो भी सैलरी वगैरह होंगे वो रूलर खुद ही देगा, ठीक है। तो रूलर ने मना कर दिया पे करने से। तो इसीलिए जो भी इंटरनल अफेयर्स जो थे वो जो भी उनके इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिश रेजिडेंस जो था त्रावणकोर में, जिस ब्रिटिशर को वहाँ पे रुकवाया था वो दखल अंदाजी करने लगा स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में भी। तो जो हाई हैंडेड एटीट्यूड था कंपनी का, जो मतलब हाई हैंडेड मतलब कि हर चीज में अपने हाथ घुसाना, हर चीज में अपने टांग घुसाना जो था कंपनी का, इट कंपेल्ड दी प्राइम मिनिस्टर वेलुथम्पी टू राइज अगेंस्ट द कंपनी। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे दलावा भी कहते हैं उसको, दलावा भी बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, वेलुथम्पी, वो कंपनी के अगेंस्ट गए और नायर ट्रूप्स के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर आंदोलन करा। वेलुथम्पी जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई कुंदारा में, कुंदारा ओपनली कॉलिंग फॉर द टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने कुंदारा में बैठकर ही ये बोला कि आपको पूरा अधिकार है ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी शस्त्र उठाओ और अपनी जो धरती है उसको बचाओ। तो ये जो प्रोक्लेमेशन करते हैं, जो प्रोक्लेम करते हैं, बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं कुंदारा प्रोक्लेमेशन, ठीक है। ये किसमें है, दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट के अंदर है, ठीक है। तो देयर वाज लार्ज स्केल रेबलन, बहुत बड़ा रेबलन हुआ, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस भी यहाँ पर लगाए गए ताकि शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पे महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने इस रेबलन को ब्रिटिशर्स की साइड से सपोर्ट करा, ब्रिटिशर्स के फेवर में होकर उन्होंने सपोर्ट किया। इसीलिए वेलुथम्पी को मार दिया गया, ठीक है, उसको किल कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेलुथम्पी को कैप्चर करने से पहले वेलुथम्पी ने अपनी खुद को ही मार दिया, ठीक है। और ये जो रेबलन था ये तभी जो है ठंडा पड़ गया। तो दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो त्रावणकोर का ये एक रिवोल्ट है जिसके अंदर वेलेस्ली अपनी सब्सिडरी अलायंस को जब वो लगा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर रिवोल्ट
करने लगे, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, जिसको दलावा बोलते हैं, वेलुथम्पी, वो खुद भी रिवोल्ट करने लगा नायर ट्रूप्स के साथ, और कुंदारा में एक प्रोक्लेमेशन दे दिया, कुंदारा प्रोक्लेमेशन, कि शस्त्र उठाओ ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन वेलुथम्पी ने अपने आप को खुद ही मार लिया इससे पहले कि ब्रिटिश उनको पकड़ते। ठीक है, ये हो गई दीवान वेलुथम्पी वाली बात। अब आते हैं डिस्टर्बेंसेज इन बुंदेलखंड। क्या क्या डिस्टर्बेंसेज हुए बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जो है हमें पता है कि ये इधर यहाँ पे हमारे यहाँ पास का रिवोल्ट है। ठीक है, बंगाल की प्रेसिडेंसी में आता था पहले, तो ये था बुंदेलखंड। 1808 से लेकर 1812 तक का ये रिवोल्ट है। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो वास्ट बड़ा सा प्रोविंसेस है ये जो था ब्रिटिश ने हथिया लिया था ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बुंदेलखंड को ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे पहला मेजर रिवोल्ट जो हुआ था वो कहाँ से आया था, वो आया था लक्ष्मण दावा से। लक्ष्मण दावा क्या है कि किले का कमांडर है, फोर्ट कमांडर है ना, ऑफ अजयगढ़ फोर्ट के जो कमांडर है वो है, जिसको किलादार भी बोलते हैं, वो थे। लक्ष्मण वॉज परमिटेड टू रिटेन द फोर्ट एज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर 2 years एंडिंग इन 1808, बट ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज होल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। वो ये कह रहे थे कि लक्ष्मण दावा जो नाम है, उन्होंने कहा था कि आप जो है इस फोर्ट को 2 साल तक और संभालो और 1808 में आप चले जाओ। लेकिन जो लक्ष्मण था वो इस फोर्ट को और कंटिन्यू होल्ड रखना चाहता था इसके फोर्ट के ऊपर, अजयगढ़ फोर्ट पर। ठीक है, लेकिन तो इसने क्या करा, इसने जो था रिवोल्ट करना चालू कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया 1809 में फरवरी में, और ये कैलकाटा में ले जाया गया। ठीक है, ही वॉज टेकन टू द कैलकाटा। जो नेक्स्ट एक और इसी के अंदर ही एक रेजिस्टेंस हुआ था जो आया था किलादार ऑफ कलंजर दरिया सिंह। ठीक है, कलंजर जो फोर्ट है वहां का जो किलादार है दरिया सिंह नाम का, उसकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आया था, लेकिन उसको भी दबा दिया गया जनवरी 1812 में। ठीक है, तो अभी तक दो लोग आए, 2 किलादार आए, एक था लक्ष्मण दावा, एक था ये दरिया सिंह। ठीक है, लक्ष्मण दावा था अजयगढ़ फोर्ट का और दरिया सिंह था कलंजार फोर्ट का। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक सबसे सीरियस थ्रेट, सबसे मोस्ट डेंजरस इंसान जो आया था वो नाम था गोपाल सिंह। उसका नाम था गोपाल सिंह, जो कि जिसका डिस्प्यूट ऑलरेडी उसके अंकल के साथ था। गोपाल सिंह के अंकल के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा था और उसके जो अंकल थे उसको सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, तो ऑटोमेटिकली गोपाल सिंह की लड़ाई जो है वो ब्रिटिशर्स से हो गई। ठीक है, 4 साल तक गोपाल सिंह जो था वो क्या है कि eluded all the vigilance and military tactics of the British forces। 4 साल तक नचाया है ब्रिटिश की फोर्सेस को गोपाल सिंह ने, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉलिसी रखने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई ऑफ बाइंडिंग डाउन द हेरिडिटरी चीफटेन्स ऑफ बुंदेलखंड बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्लिगेशन, इकार नामास करके एक पॉलिसी बनाई। और उन्होंने ये कहा कि जो भी ये हेरिडिटरी राइट्स हैं इन्होंने छीन लिए, और इसीलिए गोपाल सिंह जो थे वो 4 साल तक ये था कि जैसे नाच नचाते रहे, तो 4 साल बाद भी वो फिर वहां से गायब भी हो गए, क्योंकि उनकी पॉलिसी, ब्रिटिश लोगों ने पॉलिसी ही अपनी चेंज कर दी। ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस था बुंदेलखंड में, ये 3 लोगों की वजह से मेनली यहाँ पे हुआ था। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जब ब्रिटिशर्स के पास उनकी बुंदेलखंड की जमीन ब्रिटिशर्स के पास आ चुकी थी, तो पहला रेजिस्टेंस था लक्ष्मण दावा अजयगढ़ फोर्ट का जो किलादार था वहां से। सेकंड था दरिया सिंह जो कलंजर फोर्ट का किलादार था। थर्ड वाला जो सबसे मोस्ट सीरियस थ्रेट था जिसने ब्रिटिश फोर्सेस को नाच नचाया खूब 4 साल तक, वो था गोपाल सिंह, जिसकी लड़ाई उसके अंकल के साथ थी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के साथ भी थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी अपनाकर इसको रफ चक्कर कर दिया इधर। इसका नाम था इकारनामा। ठीक है, इकारनामा।